पैतृक संपत्ति के वो तमाम अधिकार जो आपको मिले हुए हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, कुछ भी हो जाए। मान लेते हैं कि आप जो देख रहे हैं कि ये जो है, अगर ये पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति में जो भी आपको कानूनी तौर पर अधिकार मिला हुआ वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। 2 केस ऐसा है जिसमें अधिकार नहीं है, वो केस भी बताएंगे। लेकिन पैतृक संपत्ति में जब भी बहुत सारे जो है इसके नियम हैं, आप जाके जो है हमारे प्लेलिस्ट में आप जो है देख सकते हैं। लेकिन हम पूरा डिटेल बताए हुए कौन कौन से अधिकार हैं, एक व्यक्ति को जो कानूनी तौर पर कौन कौन सा अधिकार है। लेकिन पैतृक संपत्ति में जो दावा करने की बात है तो कुछ जगह दावा सही भी होता है, कुछ जगह दावा गलत भी होता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपका दावा जो है वो करना गलत है, आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन पैतृक संपत्ति का जो 2 केस है, 2 केस एक ऐसा ये है कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति घर में जो है, अब वो व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है कर यहाँ पर देखा जाए तो मानसिक स्थिति यहाँ पर जो है वो सही नहीं है, तो उस केस में जो है उसका कोई कानूनी वो दावेदार नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको उसका हक नहीं है या मानसिक स्थिति अगर मान लेते हैं खराब है, उनके जो गार्जियन है वो उस संपत्ति का देखरेख करेंगे और उस व्यक्ति का भी देखरेख करेंगे, उनका वो कर्तव्य बनता है। अब जो ऐसा करेंगे वो उस संपत्ति उनका वो रखेंगे। तो ये जो है एक तरह से एक होता है कि उस केस में। दूसरा ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा जो क्राइम कर दिया और उसको जो है किसी मामले में जो है अगर सजा हो गया तो उस केस में भी जो वो व्यक्ति है उसको संपत्ति में, मतलब उसको संपत्ति से फिर वंचित कर दिया जाता है। यानी उसको पैतृक संपत्ति या पिता का संपत्ति है ना, या दादा का संपत्ति है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं रहता है। इसलिए कि उसको बहुत जो सरकारी एक तरह से लाभ है और साथ में जो प्रॉपर्टी है सभी से उसको कर दिया जाता वंचित। अगर कोई एक तरह से जिसका अपराध है, संगीन अपराध है, अगर उस तरह का अपराध उस पर साबित होता है और उसको सजा होता है तो अब यहाँ पर जो सवाल है, आज जो समस्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, समस्या ये है कि मैं बाहर नौकरी करता हूँ और हमारी संपत्ति जो है, इनकी जो संपत्ति है ये पैतृक संपत्ति है। ये कह रहे हैं कि मेरी पैतृक संपत्ति है, लेकिन संपत्ति जो है बगैर एक तरह से जरूरत के सलाह लिए जो पिताजी जमीन जो है वो क्या किए, बेच दिए और दुनिया छोड़कर 2 साल पहले चले गए। तो मैं आपको बता दूं कि देखें, पिता के द्वारा जब रजिस्ट्री किया गया होगा तो वहां पर एक तरह से मेंशन कर दिया जाता है कि हम जो है एक तरह से बेटे के लिए या जो परिवार है उसमें किसी के एक तरह से इलाज के लिए इस संपत्ति को बेच रहे हैं। तो सेल डीड पे अगर ये बात मेंशन कर दिया गया, अब आप केस करेंगे किसके ऊपर करेंगे? पिता के ऊपर। तो पिता के ऊपर करेंगे तो वो जवाब देने के लिए तो है नहीं। अब जो जमीन को खरीद लिया, मान लेते हैं ठीक है 2 साल पहले अगर ऐसा किया गया है, लेकिन जो जमीन खरीद लिया तो अब सेल डीड पे क्या मेंशन किया गया है? अगर ऐसा मेंशन किया गया सेल डीड पर तो फिर आप संपत्ति को वापस नहीं प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कि पिता के द्वारा वो एक जरूरत में, एक कंडीशन में नियम है। हम इस नियम को भी बताए हैं और आगे भी जरूर बताएंगे कि ये नियम है कि पिता जो है एक तरह से कुछ परिवार का अगर जरूरत है, उस जरूरत के लिए पैतृक संपत्ति को पिता बेच सकता है और अगर वो बेचेंगे तो आप उनको नहीं रोक सकते हैं, उनको बेचने का कानूनी अधिकार है। लेकिन कुछ ऐसा केस है, मान लेते हैं जरूरत नहीं है, जैसे आपने बोला कि बगैर जरूरत के पिता ने जमीन बेचा, लेकिन अगर उसी समय अगर मान लेते हैं आपको पता हो जाता, उसी समय अगर आप एक्शन लेते और पिता उस समय अगर जीवित हैं तो आपका दावेदारी हो सकता था, इसलिए कि पैतृक जमीन है, अब पिता को जरूरत है नहीं तो वो संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? तो अगर वैसा अगर वो कर रहे हैं मान लेते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते थे और आप चाहते तो उस पर रोक लगा सकते थे। तो ये संभव था, लेकिन अभी ये जो है वो संभव नहीं है। फिर भी आप एक प्रयास कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, जो आपका संपत्ति का डिटेल है उसको आप निकाल लेंगे और साथ में जो है सिविल कोर्ट में केस फाइल करेंगे। केस किसके नाम से फाइल होगा? पिता जो के उत्तराधिकारी आप हैं अब, ठीक है। तो केस आप करेंगे किसका? जो जमीन खरीदा उसके ऊपर। तो लेकिन ये कहीं ना कहीं अगर आप ऐसा करेंगे तो इस तरह का केस हो सकता है एक्सेप्ट भी ना ले, इस तरह का केस जो है वो खारिज भी हो जाए। अब इस तरह का केस जो है कैसे क्या करना होता नहीं होता है, जो बहुत ऐसी अंदर की बातें हैं, अब वो आप जाएंगे, जो आप एक तरह से सिविल कोर्ट जाएंगे, वहाँ वकील से संपर्क करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आखिर आपको क्या क्या करना चाहिए जो कि आपका केस जो है वो रजिस्टर हो सकता है। अगला जो सवाल ये करे, सर हमारी पुश्तैनी जो है एक तरह से दादा परदादा के नाम से है और यहाँ पर उसके हमारे पास पेपर भी है और उसकी जो है एक तरह से विरासत पटवारी नहीं चढ़ा रहा है। अब हम क्या करें? उसको नकली पेपर भी एक तरह से बना रखे हैं।
देखें पुश्तैनी पेपर है, मान लेते हैं पुराना पेपर है, अगर मान लेते हैं बहुत साल पुराना, आपका 50 साल पुराना आप कागजात लेकर आ रहे हैं, आप 40 साल पुराना कागजात लेकर आए, तो 40 साल पुराना कागजात को जो है मान लेते हैं कि वो डायरेक्ट नहीं चढ़ा देगा, इसलिए कि जो नया कागजात है, नया कागजात जो वर्तमान, कहने का मतलब है ना, वर्तमान में जो अभी एक तरह से जो एक जमीन का पूरा मैप है, जमीन का जो प्लॉट नंबर है, एक तरह से खाता खतौनी जो वर्तमान में मौजूद है, तो उसको पटवारी जो है वो चढ़ाएगा। हाँ, बहुत पुराना पेपर है, अब है कि हम क्या करें, उसको नकली पेपर भी बना रखें। मान लेते हैं कोई अगर नकली पेपर अगर बना लिया है, तो सबसे पहले तो उसको फर्जी या नकली आपको साबित करना होगा, इसलिए कि अगर वो नकली पेपर के आधार पर कोई कार्य कर रहा है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अब है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप जो एक तरह से जो एसडीएम है, जो मजिस्ट्रेट हैं, आप उनके पास जो एक बार पहले अपनी समस्या लेकर जाइए कि मेरे साथ ये समस्या है, या जो एक तरह से रेवेन्यू ऑफिसर है वहाँ पर भी आप जो है एक तरह से केस लेकर जा सकते हैं, जिला कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं कि मेरे साथ ये समस्या है, इसे मेरा पुश्तैनी प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल है, लेकिन पटवारी जो है इस पर नहीं चढ़ा रहा है। अब उनके आदेश के बाद मान लेते हैं पटवारी को जितना पावर होगा वो उतना ही करेंगे। अब उनका जब आदेश होता है, मान लेते हैं जो अगर ऊपर से आदेश आता है आपके पक्ष में, जो है एक तरह से आदेश जारी होता है, तो उसके बाद चढ़ाया जाएगा, नहीं तो फिर विकल्प बचता है कि आगे जो है सिविल कोर्ट में केस करने का। अब कोई जाली कागज बना लिया है और वो जाली कागज के आधार पर सब कुछ करते जा रहा है, तो उस केस में फिर आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए कि आपको जाली कागज जो बना लिया है उसको रद्द भी करवाना पड़ेगा, उसको कैंसिल भी करवाना पड़ेगा। अगला जो सवाल है, कह रहे नमस्ते सर जी, मेरी जमीन पर केस चल रहा है 2007 से, तब से 2013 तक जो है हमारा कब्जा था। 2013 में उसने हमसे कब्जा जो है छीन लिया था और नाउ डेट इतना जो है एक तरह से देखें खोद कर उस पर मकान बनवाने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ बताइए हम क्या कर सकते हैं। देखें मैं आपको जो सलाह दूंगा और वो सलाह समझने वाली बात है, और आपको करना क्या है कि जो ज़मीन अगर मान लेते हैं आपका कोर्ट में अगर केस चल रहा है, तो कोर्ट से आपको क्या करना है, स्टे ऑर्डर ले लेना है, यानी स्टे ऑर्डर लेना है। यानी अगर आप सिविल कोर्ट में केस फाइल किए तो वहाँ बात करेंगे अपने वकील से कि मुझे स्टे चाहिए जो है, ताकि किसी भी प्रकार का केस एक तरह चलने के दौरान जो है किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया जा सके। मान लेते हैं अगर ऐसा कोई कराता है तो वो सरासर जो है वो गलत है, और मान लेते हैं वो करा भी लिया, देखें आपके पक्ष में भविष्य में अगर फैसला हो जाएगा, वो करा भी लिया तो वो तो टूटेगा ही, लेकिन अभी फिलहाल आपको पूरा प्रयास करना चाहिए कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं। आप जो है एक तरह से उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दें, और साथ में जो केस का आपका कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो केस का आप एक नकल एक तरह से दे दें कि यहाँ पर जो है कानूनी तौर पर विवाद है और अभी ये निर्माण कराया जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं ठीक है केस जो है आपका चल रहा है, फिर आपने एफआईआर किया, लेकिन उस पर अगर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, तो आप कोर्ट से स्टे ले लें। और कोर्ट से स्टे का मतलब होता है कोर्ट से अगर एक बार रोक लगा दिया गया तो उसके बाद भी अगर कोई करता है तो वो कोर्ट का उल्लंघन करना होता है, और उल्लंघन करने में फिर तो सजा भी हो सकता है उसको वो, यानी अगर ऐसा कोई कर दिया तो समझ सकते हैं कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। अब एक जजमेंट आया, आदेश आया, उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगर आपको एक तरह से इस तरह से स्टे मिल जाता है तो फिर वो निर्माण कार्य नहीं करा पाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं करा पाएगा। अगला सवाल है कि मैंने एक व्यक्ति से, मान लेते हैं ये ज़मीन है, वो ज़मीन को क्या किए हैं, खरीद लिए हैं, ठीक है, खरीद लिए हैं, और उस व्यक्ति की 2 जगह ज़मीन थे, उसमें से एक पहले ही बेच एक तरह से देता है और दूसरी वैसे ही उसके नाम पे है। मैंने वो खरीद ली, मगर जो पहले खरीदी हुई एक तरह से जो व्यक्ति मैंने खरीदी हुई ज़मीन पे घर बना के रहता था और उसे लगता था कि यही ज़मीन खरीदी हुई है, वह 20 साल से एक तरह से रहता है, ज़मीन कानूनी तरीके से वापस मिलेगी क्या? देखें सीधी सी बात है, मान लेते हैं जो भी है कोई आप व्यक्ति जो भी ज़मीन खरीदा है, अब ये ज़मीन पर आप क्या किया, ये मकान बना लिया, मान लेते हैं इस ज़मीन पर मकान बना हुआ, लेकिन इसकी रजिस्ट्री जो है वो नहीं हुई है, रजिस्ट्री जो वाला जो ज़मीन है वो कोई और ज़मीन है। अब आप चाहते हैं कि ये मकान, तो मकान वो भी अपना कानूनी तौर पर दावे कर बहुत तरीके से कर सकता है। देखें सबसे बड़ा चीज़ होता है क्या, अभी मामला कोर्ट में जाएगा, ठीक है, कोर्ट में जाएगा, दोनों पक्ष को सुना जाएगा, दोनों पक्ष के पास क्या प्रूफ है उसको देखा जाएगा। इसलिए कि यहाँ पर अभी क्या है, वर्तमान में एक जगह पर उस मकान है, मकान में वो व्यक्ति रह रहा है,
लंबे समय से रह रहा है, अब रह रहा है लंबे समय से, आप जो है इतने दिन तक किसी प्रकार का कोई भी एक्शन आप नहीं लिए, सबसे बड़ी बात है 20 साल हो गया। तो अब जो है फिलहाल तो डिपेंड करता है कोर्ट पे ही। अब आप क्या करेंगे, सबूत लेकर जाएंगे। तो आपके पास जो प्रूफ के तौर पे हैं, अगर उस प्रॉपर्टी जिस पर मकान है उसका दस्तावेज आपके पास यहाँ पर जो है ना, दस्तावेज अगर आपके पास है। अच्छा, यहाँ पर जो जमीन मान लेते हैं ये नहीं खरीदा, बात को समझना है, ये नहीं खरीदा और ये जो है यहाँ पर खरीदा, तो ये जो नहीं खरीदा इस पे क्या बना हुआ, मकान बना हुआ है, ये इस पर मकान बन गया है। अब ये तो आपके पास होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास है, वर्तमान में आपके पास है, तो फिर आप अगर चाहते हैं कि मान लेते हैं कि जो या तो ये ज़मीन आप कह सकते हैं कि या तो ये ज़मीन अगर आपको लेना है तो ये ज़मीन आपको छोड़नी होगी, तो वो आप पर डिपेंड करता है। देखें, ज़मीन मालिक के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंडीशन दे सकते हैं। नहीं तो जो आप लिए हैं अपने पोजीशन पर जाएंगे, जिस पर मकान है वो खाली करना पड़ेगा, इसलिए ये तो उचित होगा। अब जो मकान है अगर वो आप लेना चाहते हैं तो ये ज़मीन आप हमको वापस जो कानूनी तौर पर अगर देने में सक्षम है, दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मकान जिस पर बनाया है तो फिर कोर्ट का फैसला होगा तो मकान हटाना होगा। अगला जो सवाल है कि नाना के 3 बेटे 2 बेटियां थी, बड़े वाले बेटे के नाम पर नाबालिग उम्र में जमीन खरीदी थी, बाकी जमीनों का बंटवारा हो गया था। वह जो है एक तरह से एकड़ 60 डिसमिल जो कि बड़े मामा के नाम से नाबालिग में ली गई थी, उसका बंटवारा नहीं हुआ था और नाना खत्म हो गए। क्या उसकी बहनें जो है उसे जमीन पर अधिकार मांग सकती है, क्योंकि माँ भी खत्म हो चुके हैं और उनके बच्चे ने अपने नाम पर जमीन ट्रांसफर करवा ली है। ठीक है, देखें, अब जो मान लेते हैं कि अब कोई सामान हम किसी को अपने पैसे से खरीदते हैं और किसी के नाम अगर यहाँ पर गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं उसका अधिकार हो जाता है। और कुछ ऐसी होता है कि एक जिम्मेवारी दे देते हैं कि देखें आप ऐसा करें, ये सारा संपत्ति का आप देखभाल करें, ठीक है, देखभाल करें। एक जो घर का गार्जियन है उसको देखभाल करने दे दिया। अब इससे क्या होता है, देखभाल करने के साथ साथ मान लेते हैं परिवार का घर भी चलता है ना, घर चल रहा है एक तरह से आप कह सकते हैं, और साथ में इसका मतलब एक तरह से बचत भी हो रहा है। तो बचत से क्या किया, अपने नाम पर संपत्ति खरीद लिया। तो ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कोई मान लेते हैं घर का मुखिया है, सदस्य है, बड़ा भाई है या छोटा भाई जो भी है, अगर वो ज्वाइंट घर चला रहा था और अपने नाम पर वो प्रॉपर्टी बना लिया तो कहीं ना कहीं इस पर कानूनी तौर पर दावा किया जा सकता है कि जब परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदना है। अब उनका कोई अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, अगर है तो कानूनी तौर पर दिखाना होगा। लेकिन अगर किसी को मान लेते हैं कोई चीज़ गिफ्ट में दिया गया है तो उसको अब मान लेते हैं नाना के द्वारा जो है या एक तरह से दादा के द्वारा अपने पोतों को या पिता के द्वारा अपने बेटों को अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी कमाई से जो है गिफ्ट में दिया गया तो बाद में उसको कोई भी अगर चाहेगा कि हम दावा करें तो वो उतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अब नाबालिग तौर पे खरीदा गया, मान लेते जैसे मन में होता है कि नहीं ठीक है उस समय नाबालिग था तो खरीदना था, तो बहुत सारे खरीदने के ऑप्शन थे। लेकिन अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति के नाम खरीदा गया तो अब हो सकता है कि उसको गिफ्ट दिया गया है, अगर एक पक्ष देखा जाए तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात है कि बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो हिस्सेदार जो है यहाँ पर कानूनी तौर पर उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना ही जो है वो सही नहीं होगा। अगर आप मांगते भी हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए कि वो आज की बात है नहीं, बहुत साल पहले की बात है। और तमाम जो शेष प्रॉपर्टी है उसमें कानूनी तौर पर अगर आपको अधिकार प्राप्त पहले से हो चुका है। अब आपके मन में ये सवाल है कि क्या हम मांग सकते हैं, तो बिल्कुल देखें, लड़ाई लड़ने का तो कोई अंत होता नहीं है। कानूनी तौर पर जो है अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट में दे देता है, अब अपनी प्रॉपर्टी अपनी कमाई से मान लेते हैं आप किसी को भी कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो जिसको आप गिफ्ट दे दिए तो वो जिसको गिफ्ट मिल गया उसका उस पर पूरा अधिकार होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।